स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के संबंध में। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है, इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की यह समस्त सत्ता मंत्री परिषद में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्री परिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिमंडलात्मक या संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्य करने के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं, जिनका पालन भारतीय शासन व्यवस्था में भी किया जाता है, जैसे एक नाम मात्र के कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध, मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व और मंत्रिमंडल के कार्य की गोपनीयता। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा स्थिति के संबंध में बहुत कम उल्लेख किया गया है और अधिकांश में इस प्रकार की व्यवस्था परंपराओं पर छोड़ दी गई है। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा भिन्न श्रेणी के मंत्री होते हैं। मूल संविधान द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई, लेकिन अब 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के आधार पर ये व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में ये उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रीगण प्रधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका, तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा और मंत्रियों को वे सब वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में यही कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं और इन औपचारिक व्यवस्थाओं से ये पता नहीं चलता कि वास्तव में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार का होता है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को चुनते समय शासक दल में विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व व विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना होता है। एक बात है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में क्या अंतर है। प्राय हम दोनों को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य सामान्यतः 50 से लेकर 75 तक होते हैं। इस कारण ये एक बड़ी संस्था है, जबकि मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिसमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के 5 प्रकार के सदस्य हैं। प्रथम स्तर के हैं मंत्री कहलाते हैं। ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य होते हैं और भारत में इनकी संख्या विभिन्न समयों पर 12 से 32 तक रही है। ये किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल स्तर के तो होते हैं, लेकिन कैबिनेट सदस्य नहीं होते। ये मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और इन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान ही वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं, वरन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। तीसरी श्रेणी के राज्य मंत्री होते हैं। इनकी स्थिति पूर्ण मंत्री और उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबद्ध
होते हैं। कभी कभी इन्हें स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य करते हैं। इनको भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलों की बैठकों में आमंत्रित कर सकता है यदि उनके विभाग से संबंधित कोई प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन हो। चौथे, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी आती है, जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। और पांचवें, उप मंत्रियों के नीचे के स्तर के संसदीय सचिव होते हैं। ये विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों की सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से इन पांचों श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद एक बृहद संस्था है जिसमें सभी श्रेणी के मंत्री रहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल एक छोटा समूह है जिसमें केवल प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं? ब्रिटिश शासन पद्धति की भांति भारतीय शासन प्रणाली में भी मंत्रिमंडल को उसका हृदय कहा जा सकता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में जो विविध उक्तियां भारतीय मंत्रिमंडल के संबंध में भी लागू होती हैं। जैसे लावेल ने कहा है कि मंत्रिमंडल राजनीतिक वृत्तखंड के मेहराब के बीच का पत्थर है। जॉन मैरियट का कहना है, मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। रैमजे म्योर ने मंत्रिमंडल को राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र माना है। तो ग्लैडस्टन का कहना है कि मंत्रिमंडल वह सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड जो हैं वह चक्कर लगाते रहते हैं। मंत्रिमंडल की इन सभी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। मंत्रिमंडल के भारत में कार्य हैं जैसे राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी और वैदेशिक क्षेत्र में भी दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार के संबंध रहेंगे। इसके संबंध में विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है। दूसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक रूप से संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में हैं, लेकिन व्यवहार में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सभी विभागों को एक सूत्र में बांधता है। व्यवहार में राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए युद्ध, शांति या वैदेशिक नीति के संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निदेशक होता है। अध्यादेश तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी अधिक बढ़ गए हैं। तीसरा कार्य है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल ही समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है। चौथा कार्य है वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल की लोकसभा में प्रस्तुत करता है। पांचवा कार्य है वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाए तो संसद को इसके संबंध में सूचना प्रदान कर दी जाती है। 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि से पूर्व लगभग 2 वर्षों से बातचीत चल रही थी, लेकिन संसद को इस संबंध में तभी सूचना मिली जबकि अगस्त 1971 में संधि पर हस्ताक्षर हो गए।
कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संधियां और समझौते करती है और इस संबंध में संसद को सूचना भी नहीं दी जाती। वैदेशिक संबंधों की संचालन में गुप्तता की आवश्यकता होती है। इसी कारण यह कार्य कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा नहीं। एक कार्य है नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति जिन अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और देश की समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा ही इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। साधारणतः मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में सप्ताह में एक बार से भी अधिक ऐसी बैठकें हो सकती हैं। इन बैठकों में सभापति का स्थान प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किया जाता है। बैठकों की समस्त कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं और मंत्रिमंडल का कोई सदस्य त्यागपत्र देकर ही इन निर्णयों का विरोध कर सकता है। ये था मंत्रिमंडल के बारे में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। धन्यवाद।